नम शर्मा। सबसे पहली खबर, पीएम मोदी का देहरादून का दौरा और उनका कार्यक्रम तय हो गया है। 14 अप्रैल को पीएम मोदी 10:30 बजे देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी की 14 अप्रैल को 2 जगह पर जनसभा भी रहेगी। यूपी के गणेशपुर और उत्तराखंड के देहरादून में ये जनसभा होगी। पहले गणेशपुर में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद देहरादून में 12:30 बजे जनसभा स्थल पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। गणेशपुर से डाचकाली तक पीएम सड़क मार्ग से आएंगे। 12 किलोमीटर के पैच में सड़क के दोनों तरफ कार्यकर्ता खड़े रहेंगे और करीब 30,000 कार्यकर्ता पीएम का अभिवादन स्वीकार करेंगे। वहीं पीएम मोदी डाचकाली मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। मंदिर से लेकर और सभा स्थल तक पूरी उनकी एक बाई कार वो आएंगे और दोनों तरफ 25-30 हजार की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे रहेंगे। उनके स्वागत में उनको कुछ वर्षा करेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा और एक माहौल निश्चित रूप से बनता ही है। जब देश के हमारे नेता हैं, जब राज्य में आते हैं तो चुनाव की दृष्टि से एक माहौल उससे निर्माण होता है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश और शारदा रिवर फ्रंट कॉरिडोर के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को सख्त टाइमलाइन तय कर अगले 6 महीने में जमीनी प्रगति दिखाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और नियमित मॉनिटरिंग को सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं आगामी कुंभ को देखते हुए गंगा घाटों की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के विस्तार पर भी खास जोर दिया गया, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में चल रहे पुलिस वाटर स्पोर्ट्स गेम का वर्चुअली शुभारंभ किया है। पुलिस वाटर स्पोर्ट्स गेम में देश भर की 19 पुलिस की टीमें हिस्सा ले रही हैं। काइकिंग और कैनोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स गेम्स में खिलाड़ी अपना करतब दिखाएंगे। खास बात यह है कि पुरुषों के साथ साथ 136 महिला खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगी। 12 अप्रैल तक वाटर स्पोर्ट्स गेम्स चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आयोजन न केवल आप सभी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का उत्कृष्ट मंच बनेगा, बल्कि राज्य को साहसिक खेलों और पर्यटन के क्षेत्र में भी एक वैश्विक स्थल के रूप में स्थापित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, खेल केवल शारीरिक तंदुरुस्ती का माध्यम भर नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व के समग्र विकास का आधार भी है। खेल हमें अनुशासन सिखाते हैं, टीम वर्क की भावना को मजबूत करते हैं और कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने की। उत्तराखंड कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है और इसी को देखते हुए पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड का दौरा शुरू कर दिया है। बुधवार से उनका दौरा कुमाऊं में तराई की धरती से शुरू हुआ है और पहले ही दिन शैलजा ने ऐसा संदेश दे दिया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। सुनिए। पहले हम सभी कार्यकर्ता और इस चीज को हम सब समझे कि एक एक कार्यकर्ता का क्या दायित्व है कांग्रेस पार्टी के प्रति, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति, अपने नेतृत्व के प्रति। 9 साल हो गए। इस बार का चुनाव 6-8 महीने मुश्किल से बचे, जिसमें मेहनत करनी होगी हम सब ने। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने ये संदेश रुद्रपुर में उस समय दिया जब मंच पर पूर्व सीएम हरीश रावत को छोड़ उत्तराखंड कांग्रेस का लगभग हर बड़ा नेता मौजूद था। सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की भीड़ थी और मंच पर कुमारी शैलजा ने अपने 5 दिन के उत्तराखंड दौरे के पहले ही दिन साफ कर दिया कि 2027 में अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता में वापसी चाहते हो तो अपनी जिम्मेदारी समझो। जाहिर है शैलजा की इन खरी खरी बातों में ही सबका भला छुपा हुआ है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भी दावा किया कि प्रभारी के दौरे से संगठन में जोश है और आने वाले वक्त में सब कुछ बदला सा दिखेगा। प्रभारी जी का आगमन निश्चित रूप से उत्साहवर्धक है। कार्यकर्ताओं में एक जोश भी है, उत्साह भी है, उमंग भी है, एक नई आशा का संचार भी देखने को मिला है। और शैलजा जी एक सीनियर लीडर भी हैं, अनुभवी नेता हैं और निश्चित रूप से जो आज उनका मार्गदर्शन, उनका
दिशा निर्देश हम सब कार्यकर्ताओं को मिलेगा, वो आने वाले चुनाव के लिए बहुत लाभकारी होगा। और ज़रूरत भी आज जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का माहौल है, बदलाव का माहौल दिखाई दे रहा है। जाहिर है पार्टी प्रभारी के दौरे से नेताओं को कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में पिछले 9 साल से सत्ता से दूर है और इन सब के साथ बड़े नेताओं की गुटबाजी पार्टी को 2027 में भी संकट में डाल सकती है। ऐसे में प्रभारी के इस दौरे से कांग्रेस नेता और एक कार्यकर्ता नई उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में देखना है कि शैलजा की कोशिश क्या रंग लाती है। उधम सिंह नगर से वेद के साथ न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। दून मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से रैगिंग के मामले को लेकर सुर्खियों में है। मेडिकल स्टूडेंट ने एनएमसी को खुद की वेशभूषा पर टिप्पणी करने को लेकर अपने सीनियर पर रैगिंग का आरोप लगाते हुए शिकायती मेल भेजा है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के निदेशक अजय आर्य का कहना है कि पूरे मामले में दून मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल गीता जैन से जानकारी ली गई है और 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। आपको बता दें कि इसी साल दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग संबंधित ये तीसरा केस रिपोर्ट हुआ है। इसमें जस्ट उसको ही बताया कि अपना वेशभूषा और ये अपने कपड़े बाल ठीक बना के लाओ, जहाँ तक अभी तक है। इसके बारे में मैंने प्रिंसिपल दून मेडिकल कॉलेज को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि रैगिंग कतई भी बर्दाश्त नहीं है। इस पर आप कार्रवाई करके मुझे 3 दिन के अंदर अवगत कराएं। अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा ब्लॉक में तैनात एकाउंटेंट हर सिंह बिष्ट को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि अकाउंटेंट ने शौचालय निर्माण टेंडर की एफडीआर रिलीज करने के नाम पर रिश्वत मांगी है और विजिलेंस ने घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में प्रशासन का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। बुधवार को नगर निगम की टीम ने सिंहद्वार चौक के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया, जहां पर रेहड़ी, खोखे और रास्ते में फड़ लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और प्रशासन की टीम को देखकर दुकानदार अपना सामान बचाने के लिए दौड़ते हुए नजर आए हैं। दरअसल चारधाम यात्रा से पहले प्रशासन की टीमें हरिद्वार पर कई जगहों पर हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही हैं और ऐसे में चारधाम यात्रा में भीड़ का दबाव कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि किसी तरह की असुविधा किसी भी शख्स को ना हो और ट्रैफिक कंट्रोल भी आसानी से हो जाए, इसके लिए किया जा रहा है। हमारा ये है कि पूरी महीने की कार्य योजना हमने बनाई है और जैसे ही अतिक्रमण दोबारा से लग जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी हमने उस क्षेत्र के जो भी सफाई इंस्पेक्टर हैं उनके उसमें दे रखी है, क्योंकि आज तो हम इसको हटा देंगे बड़े तौर पे, लेकिन उनकी दैनिक रूप से मॉनिटरिंग करने का काम उनका रहेगा। देहरादून पहले ही ट्रैफिक जाम से जूझ रहा है। अब 14 अप्रैल से देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरू होने जा रहा है। ऐसे में राजधानी की सड़कों पर जाम का दबाव और बढ़ेगा, इसकी पूरी उम्मीद है, जिसका फिलहाल प्रशासन के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि देहरादून से दिल्ली पहुंचने में मात्र 2.5 से 3 घंटे का ही समय लगेगा। लेकिन माना जा रहा है कि इससे देहरादून में जाम की समस्या बढ़ सकती है। दरअसल देहरादून में पहले ही ट्रैफिक का दबाव चरम पर है। शहर की सड़कों पर रोजाना लंबा जाम आम बात बन चुका है। ऐसे में एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद गाड़ियों की संख्या और बढ़ने का अंदेशा है। पर्यटक भले ही दिल्ली से जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन देहरादून और मसूरी के बीच का सफर और मुश्किल हो सकता है। नंबर जी, आप 2.5 घंटे में अगर आ रहे हैं तो आप यहाँ अचानक 1000 गाड़ी देहरादून में आ जाएगी तो कहाँ जाएगी? उसका पर्याप्त सिस्टम बनना चाहिए, ट्रैफिक सिस्टम बनना चाहिए, इलेक्ट्रिक बसें होनी चाहिए और सीमित सस्ता सीमित कई भी पुराने अगर शहर देखो तो उसमें सीमित लोगों को ही परमिट सिस्टम होता था कि इतने लोगों से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। मसूरी की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप एकदम उसको खपा लो। प्रशासन भी चुनौती को मान रहा है। गढ़वाल रेंज के आईजी का कहना है कि दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन समाधान की दिशा में काम जारी है। किमाड़ी और जोड़ी गांव रूट को विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। गढ़वाल रेंज में एक व्यापक ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है और
जैसा अगर भीड़ का दबाव, अगर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है तो किस तरीके से हम हमारे जो रिंग रोड्स जो है उसको हम यूज़ करके मसूरी की तरफ में हम ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे। और अगर वो जो ट्रैफिक जो है वो शहर की तरफ आता है तो हम उस ट्रैफिक को GMS रोड से कैंट लेते हुए जोड़ी गांव से होते हुए हम उसको मसूरी की तरफ में उसको डाइवर्ट करेंगे। एक्सप्रेसवे से रफ्तार तो बढ़ेगी, लेकिन देहरादून की सड़कों पर पहुंचते ही समस्या भी शुरू हो जाएगी। दिल्ली से देहरादून का सफर आसान होगा, लेकिन देहरादून से मसूरी जाना चुनौती बना रहेगा। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। लैंसडाउन विधानसभा के ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। दरअसल लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ फैले घने जंगल और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के 6 प्रवेश द्वार मौजूद हैं। इसके बावजूद सिर्फ एक ही गेट खुला हुआ है और वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए खोला जाता है, जिससे लोग नाराज हैं और कॉर्बेट के बाकी गेट खोलने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं मामले में स्थानीय विधायक दिलीप सिंह रावत का कहना है कि अगर लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। नहीं होता, टूरिस्ट भी यहाँ पे नहीं पहुँचता। अगर टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे तो तब हमारा फ़ायदा होगा, हमारे क्षेत्र के लोगों को जरा मतलब रोज़गार वगैरह भी मिलेगा और काफ़ी सुविधाएं भी होंगी। पर यहाँ पे जो बता रहे हैं, जैसे कि चाचा जी ने बताया कि गेट नहीं खुल रहा है, टाइम मतलब उसकी भी टाइम लिमिट है, वो बंद हो जाता है। 60% क्षेत्र जो है हमारे गढ़वाल क्षेत्र में, लेकिन इधर से गेट ना खुलने के कारण, कॉर्बेट पार्क का एक उदासीन रवैये के कारण ये लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। और मैंने कई बार कहा है कि यहाँ के अन्य गेट खुले जाए, जबकि रामनगर की तरफ से 10-12 गेट खुले हुए हैं। मैंने निवेदन भी किया था कि अगर नहीं खुलोगे तो भाई हम इसके लिए आंदोलन के लिए तैयार हों। नैनीताल में पहाड़ी दरकने से सड़क बंद हो गई है। भवाली भीमताल रोड में पहाड़ी दरकी है। वीडियो तिरछा खेत के पास का है, जहां पर पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ गिरा है। वहीं पहाड़ी से मलबा आने की वजह से सड़क बंद हो गई है। प्रशासन की टीम रोड को खोलने में जुटी हुई है। अप्रैल का महीना, लेकिन गर्मी का आता पता ही नहीं है। मौसम ने पूरी तरह से करवट ले रखी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अप्रैल का ऐसा महीना कई सालों में नहीं देखा। पहाड़ से लेकर मैदान तक पारा लुढ़का हुआ है, क्योंकि पहाड़ों पर अप्रैल के महीने में ही हिमवर्षा जारी है, जो अमूमन कम दिखाई पड़ती है। 4 धाम यात्रा शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन चारों धामों में बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम की इन तस्वीरों को देखिए, जहां अच्छी बर्फबारी गिर रही है। सुबह से हो रहे हिमपात से धाम में कई फीट बर्फ जम गई है। पूरी केदार घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा हो। 22 अप्रैल से केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। केदारनाथ में यात्रा की तैयारी भी चल रही है, लेकिन बार बार हो रही बर्फबारी की वजह से काम प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में भी मौसम बदला हुआ है। यमुनोत्री धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। यहाँ रात से लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने में अब महज कुछ दिन बचे हैं, लेकिन खराब मौसम से तैयारियों पर असर पड़ रहा है। गंगोत्री धाम का भी यही नजारा है। बर्फबारी से हर तरफ सफेदी दिख रही है। पेड़ बर्फ से सफेद हो गए हैं। बर्फबारी से पूरे इलाके में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फ पड़ी है। चोटियों पर जमी बर्फ देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था। मौसम विज्ञान की तरफ से अगले कुछ घंटों में चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। टिहरी के पर्वतीय इलाकों में मौसम ने एक बार फिर से अचानक से करवट ले ली है। धनौल्टी के प्रसिद्ध सुरकुंडा देवी मंदिर में बर्फबारी हुई है। 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस शिखर पर अप्रैल में बर्फ गिरना लोगों के लिए हैरान करने वाला है, रोमांचक भी है। और अचानक से बदले मौसम से पूरे इलाके में ठंड बढ़ गई है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।
पहाड़ में मौसम के बदले मिजाज ने ठंडक जरूर लौटाई है, लेकिन किसानों के लिए ये मौसम मुसीबत बन गया है। कोल्ड अटैक की मार से खेती बर्बाद हुई है, जिससे अब किसान टेंशन में आ गए हैं। देखिए, मौसम की मार पहाड़ों के किसानों पर पड़ी है। लगातार बारिश और ओला गिरने से सब्जी किसानों को नुकसान हुआ है, तो वहीं फ्रूट बेल्ट में बागवानी पर भी कोल्ड अटैक हुआ है। नैनीताल के उखलकांडा, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ ब्लॉक में पड़ी मौसम की मार से किसानों की उम्मीदों की खेती पर ग्रहण लग गया है। अब किसानों को आगे की समस्या खो गई है कि खेती कैसे की जाए। ओले गिरे तो ये हाल कर दिया सब मटर का, तो इसमें क्या भाव जाएगा, क्या ये हमें कोई बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सर, ये क्या होगा, कैसा होगा इस बार फसल का। सब दागी बना दी ये मटर, पूरी फसल बेकार हो गई। आड़ू, पुलम, सेव, नाशपाती। पूरे क्षेत्र में जो काश्तकार है, इससे लगभग करीब 20% लोग ऐसे हैं कि जो इसका इंश्योरेंस करा के रखते हैं, तो उनको तो मुआवजा मिलेगा, लेकिन जो बाकी हमारे 80% लोग रहते हैं वो तो बेचारों का वैसे ही नुकसान हो गया है। इस बार सर्दियों में कम बारिश हुई तो बागवानी पर असर पड़ा। जब फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग हो रही थी तो ओलों ने किसानों की रही सही उम्मीद ही खत्म कर दी। हालांकि प्रशासन जरूरी मुआवजे का मरहम लगाने की बात कर रहा है। दृष्टि से जो हमारे आलू और जो हमारे बागवान हैं, उन लोगों की फ्लावरिंग का सीजन है, तो उसके नुकसान की खबरें आ रही हैं। तो मुख्य कृषि अधिकारी और मुख्य उद्यान अधिकारी को उन प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे करने के लिए और जो अनुमन्य राहत सहायता है वो उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। बहरहाल नैनीताल के पहाड़ी हिस्सों में बागवानी और सब्जी का उत्पादन होता है, लेकिन 1/3 किसान ऐसे हैं जिन्होंने फसलों का बीमा ही नहीं किया और नुकसान पूरा हो गया है। ऐसे में मौसम की चोट से किसान कैसे उबरेंगे, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप के 2 हफ्ते के संघर्ष विराम की घोषणा की है, जिसके बाद उन लोगों ने राहत की सांस ली है जिनके अपने खाड़ी देशों में लोग फंसे हुए हैं। न्यूज़ 18 ऐसे परिवार के बीच पहुंचा जिनके अपने ईरान में हैं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध तकरीबन महीने भर से ज्यादा समय से देश दुनिया में छाया है। देहरादून से भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके अपने खाड़ी देशों में या नौकरी कर रहे हैं या वहां पढ़ रहे हैं। देहरादून के रिवायत अली खान के छोटे बेटे शाज आज से 7 साल पहले ईरान में इस्लामिक शिक्षा लेने गए थे। वहीं जब खाड़ी देशों में युद्ध शुरू होने की आहट हुई तो 1 महीने पहले ही उन्होंने अपने पिता को फोन पर बता दिया था कि जिस तरह के हालात हैं उन्हें कुछ भी हो सकता है। उनके पिता ने कई बार उन्हें भारत आने के लिए कहा, लेकिन वो आना ही नहीं चाहते थे। हमारी जिस दिन अटैक हुआ था कोम पे, पहला अटैक, उस दिन उसकी बात हुई थी और उसने ये कहा कि ऐसा है कि आज ये हमारी आखिरी गुफ्तगू है, पता नहीं दोबारा गुफ्तगू हो हमारी या आपकी हमारी बातचीत ना हो, क्योंकि अमेरिका ने अटैक कर दिया याकूब पे। अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है और मैं बैंक में खड़ा हूँ, क्योंकि कुछ परमिट ले लें ताकि पता नहीं क्या हालात हों। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, परेशान ना होइएगा इंशाअल्लाह, और दुआ कीजिए कि शहीद हो जाएं हम। शाज के भाई बताते हैं कि जब से सीज फायर की खबरें सुनी हैं उन्हें काफी राहत मिली है। हालांकि इस बीच भाई से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन 2 दिन पहले बात करते हुए उन्होंने बताया था कि ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। लोग सड़कों पर निकलकर शरबत पिलाते नजर आए, जबकि उनके पिता चाहते हैं कि बेटा किसी भी तरह भारत वापस आ जाए। स्ट्रेस तो रहता है, लेकिन फिर ये है कि वहां से एक आधा कॉल है तो एक तसल्ली रहती है कि हाँ ठीक है, क्योंकि मेन जो अटैक का हब है वो तेहरान है, कि लोग कुंभ में, तो मतलब इम्पैक्ट तो है ही, लेकिन मेजर अटैक यहाँ नहीं हुए। इस बार तो हुए कुंभ में, लेकिन इनके आसपास नहीं हुए। इनके आसपास एक हुआ बस। बहरहाल कंडीशन नॉर्मल हो इसकी उम्मीद हर कोई चाहता है, खासतौर पर वो परिवार जिनके अपने वहां फंसे हैं और वो भी जो नौकरी की आस में मिडिल ईस्ट जाने की तैयारी में हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
देहरादून के विकासनगर से एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आया, जो कि एक डॉगी और गाय के अटूट रिश्ते को दिखाता है। डॉगी अपनी दोस्त के लिए रोटी का इंतजाम करती है। ये रिपोर्ट देखिए। इंसानी रिश्तों में जब स्वार्थ आ जाए तो जानवर भी आईना दिखा देते हैं। देहरादून के विकासनगर से आई एक तस्वीर जो ये दिखाती है कि जानवर भले ही बोल ना पाते हों, अपनी परेशानी बता ना पाते हों, लेकिन वो सबका दर्द जरूर समझ लेते हैं। विकासनगर में एक गाय और डॉगी की दोस्ती की काफी चर्चा हो रही है। एक दिल छू लेने वाला वीडियो भी सामने आया है, जहां इस डॉगी ने अपनी दोस्ती और निस्वार्थ प्रेम से एक संदेश दिया है। विकासनगर इलाके की लेमन हॉस्पिटल रोड की ये तस्वीर है। एक आम सी सड़क जहां एक डॉगी अपने मुंह में रोटी दबाकर तेजी से दौड़ती हुई नजर आ रही है। उसकी चाल में जल्दबाजी है, उसकी आंखों में तलाश है, जैसे वो किसी अपने को ढूंढ रही हो। वो आगे जाकर एक गली की तरफ मुड़ती है, फिर एक गेट के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन उसकी तलाश अभी खत्म नहीं होती। वो आगे बढ़ती गई, फिर अचानक उसकी मंजिल सामने आ जाती है। एक गाय जो खूंटे से बंधी है, शायद भूखी थी, तभी डॉगी उसके पास पहुंची और बिना एक पल गंवाए अपने मुंह से रोटी निकालकर बड़े प्यार से गाय के सामने रख देती है। गाय भी जैसे ही इस प्यार को समझती है, शायद वो डॉगी का आभार भी जता रही थी। डॉगी के प्रेम को देखकर वो रोटी को खाने लगी, बिना किसी स्वार्थ के। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों बिना बोले एक दूसरे की भावना को आसानी से समझते हैं और ये किसी के भी दिल को छू सकता है। पालतू डॉगी ने रोटी देखी तो उसे अपनी दोस्त का ख्याल आया और वो उसके पास पहुंच गई। न कोई शोर और न कोई स्वार्थ। दो बेजुबानों की इस दोस्ती की चर्चा पूरे इलाके में हर किसी की जुबान पर है। सोशल मीडिया पर भी वीडियो काफी वायरल हो रहा है। विकासनगर से कुलदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। विकासनगर देहरादून, ये देखिए ये जा